जब मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो कभी भी ये बात मुझे कुछ पची नहीं। हमें जो पढ़ाया जाता है हमारी किताबों के अकॉर्डिंग भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली ने की थी। तो मैं सोचता था कि जो भारत युगों युगों से इस धरती पर है उसका श्रेय 1948 में किसी एक विदेशी को क्यों जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी डीपली रिसर्च कर ली जाए, शायद सच सामने आ जाए। तो चलिए इस मनगढ़ंत कहानी की भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, इसका डीएनए चेक कर लेते हैं। 500 साल पुरानी बात है। भारत के दक्षिणी तट पर एक राजा के दरबार में एक यूरोपियन आया था। मई का महीना था, मौसम गर्म था और उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा कोट, पतलून और सिर पर बड़ी सी टोपी डाल रखी थी। उस व्यक्ति को देखकर जहां राजा और दरबारी हंस रहे थे, तो वहीं वो आगंतुक व्यक्ति भी दरबारियों की वेशभूषा को देखकर हैरान हो रहा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे जैमोरीन राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा वो व्यक्ति वास्को डी गामा था, जिसे हम भारत के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब यूरोप वालों ने भारत का सिर्फ नाम भर सुन रखा था, पर हाँ, इतना जरूर जानते थे कि पूर्व दिशा में भारत एक ऐसा उन्नत देश है जहां से अरबी व्यापारी सामान खरीदते हैं और यूरोपियंस को महंगे दामों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, भारत के बारे में यूरोप के लोगों को बहुत कम जानकारी थी, लेकिन ये बहुत कम जानकारी उन्हें चैन से सोने भी नहीं देती थी। और उसकी वजह ये थी कि वास्को डी गामा के आने के 200 वर्ष पहले पहला यूरोपियन यहाँ आया था, जिसका नाम मार्को पोलो था। ये व्यापारी शेष विश्व को जानने के लिए निकला पहला यूरोपियन था, जो कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते से चलकर पहले मंगोलिया फिर चीन तक गया था। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मार्को पोलो ने कोई नया रास्ता ढूंढा था, बल्कि वो प्राचीन सिल्क रूट होकर ही चीन गया था, जिस रूट से चीनी लोगों का व्यापार भारत सहित अरब एवं यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि चीन की व्यापारी जिस मार्ग से होकर अपना अनोखा उत्पाद रेशम तमाम देशों तक पहुंचाया था, उन मार्गों को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। तो मार्को पोलो भारत भी आया था, कई राज्यों का भ्रमण करते हुए केरल भी गया था और यहाँ के राजाओं की शानो शौकत, सोना चांदी जड़ित सिंहासन, हीरो के आभूषण सहित खुशहाल प्रजा, उन्नत व्यापार आदि देखकर वापस अपने देश लौटा था। भारत के बारे में यूरोप को ये पहली पुख्ता जानकारी मिली थी। दोस्तों, इसी बीच एक गड़बड़ हो गई। अरब देशों में पैदा हुआ इस्लाम तब तक इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आसपास के देशों में अपना प्रभुत्व जमाता हुआ पूर्व में भारत तक पहुंच रहा था, तो वहीं पश्चिम में यूरोप तक कुस्तुनतुनिया, जो कभी ईसाई रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसके पतन के बाद वहाँ मुसलमानों का शासन हो गया और इसी के साथ यूरोप के लोगों के लिए एशिया का प्रवेश भी मार्ग बंद हो गया। दोस्तों, क्योंकि मुस्लिमों ने ईसाइयों को एशिया में प्रवेश की इजाजत नहीं दी, अब यूरोप के व्यापारियों में बेचैनी शुरू हुई। उनका लक्ष्य बन गया कि किसी तरह भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा जाए। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत को खोजने पर, लेकिन वे बेचारे रास्ता भटककर अमेरिका पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, उन्हें यकीन था कि यही इंडिया है और वहाँ के लोगों का रंग गेहुआ लाल देखकर उन्हें रेड इंडियन भी कह डाला। वे खुशी खुशी अपने देश लौटे। लोगों ने जब पूछा कि इंडिया के बारे में मार्को पोलो बाबा की बातें सच है ना, तब उन्होंने कहा कि अरे नहीं, कुछ नहीं है बा, सब जंगली है बा। अब लोगों को शक हुआ और बात पुर्तगाल पहुंची। एक नौजवान और हिम्मती नाविक वास्को डी गामा ने अब भारत को खोजने का बीड़ा उठाया। अपने बेड़े और कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ा समुद्र में और आखिरकार कुछ महीनों बाद भारत के दक्षिणी तट काली कट पर उसने कदम रखा। दोस्तों, इसी बीच इटली के एक दूसरे नाविक के माइंड में एक बात कचौट रही थी कि आखिर कोलंबस पहुंचा कहाँ था, जिसने आकर ये कहा था कि इंडिया के लोग लाल और जंगली हैं। उसकी बेचैनी जब बढ़ने लगी तो वो निकल पड़ा कोलंबस के बताए रास्ते पर। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी और जब वो वहाँ पहुंचा तो देखा कि ये तो वाकई एक नई दुनिया है। कोलंबस तो ठीक ही कह रहा था और उसने उसे इंडिया कहने की गलती नहीं की। वापस लौटकर जब इसने बताया कि वो इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, तो यूरोपियंस को दोहरी खुशी मिली। इंडिया के अलावा भी एक नई दुनिया मिल चुकी थी। लोग अमेरिगो वेस्पुसी की सराहना करने लगे, सम्मानित करने लगे और लगे हाथों से नई दुनिया का नामकरण भी इन्हीं महाशय के नाम पर अमेरिका कर दिया गया। दोस्तों, जब ये बात कोलंबस तक पहुंची तो वो हैरान हुआ कि ढूंढा उसने और नाम हुआ दूसरे का। खैर, अब यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत का दरवाजा खुल चुका था। नए समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी जो यूरोप और भारत को जोड़ सकता था। दोस्तों, सिंहासन पर बैठे जैमोरीन राजा से वास्को डी गामा ने हाथ जोड़कर व्यापार की अनुमति मांगी। अनुमति मिली भी, पर कुछ सालों बाद हालात ही बदल गए। बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी आने लगे। इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और साम दाम दंड की नीति अपनाते हुए राजा को कमजोर कर दिया और अंततः राजा का कत्ल भी इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा करवा दिया गया। 70-80 वर्षों तक पुर्तगालियों द्वारा लूटे जाने के बाद फ्रांसीसी आए। इन्होंने भी लगभग 80 वर्षों तक भारत को लूटा। दोस्तों, इसके बाद डच आए, उन्होंने भी खूब लूटा और सबसे अंत में अंग्रेज आए। पर ये लूट कर भागने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने तो लूट का तरीका ही बदल डाला। इन्होंने पहले तो भारत को गुलाम बनाया और फिर तसल्ली से लूटते रहे। दोस्तों, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर
पहला कदम रखा था और आज के दिन वो राजा के समक्ष अनुमति लेने के लिए हाथ जोड़े खड़ा था। उसके बाद उस लुटेरे और उनके साथियों ने भारत को जितना बर्बाद किया वो इतिहास बन गया। आज जिसे हम भारत का खोजकर्ता कहते नहीं अघाते हैं, दरअसल वो एक लुटेरा था जो सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं था बल्कि यहाँ रक्तपात भी बहुत ही किया था। दोस्तों, भारतीय इतिहास में वास्को डी गामा के चरित्र के बारे में ये बातें हमें नहीं बताई गई हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके लिए काफी कुछ जानने और सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।